चैप्टर का नाम है अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना। एक एग्जांपल से सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक कंपनी है ABC लिमिटेड, वो शेयर्स लेके आता है शेयर्स बेचने के लिए मार्केट में। ठीक है, शेयर्स आईपीओ के रूप में समझ रहा था। आईपीओ मतलब होता है जब भी कोई कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर्स अपना मार्केट में बेचता है। तो इसके पास शेयर्स पहले सेल करने का कोई आइडिया नहीं है, इस वजह से ये क्या करता है, अपने अंडर बहुत सारा लोगों को हायर करता है। ठीक है, जैसे मान लो ए और बी। ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए एक और इंसान को मान लो सी। ये तीन आदमी को हायर करता है। ये तीन आदमी क्या करता है, इस कंपनी के शेयर बेचवाने में हेल्प करता है। तो ये जो ए है, ये जो बी है, ये जो सी है, ये अपने ऊपर कोई सर्टेन एबिलिटी लेता है। एग्जाम्पल के लिए कि ए लिमिटेड टोटल 1 लाख शेयर बेचना चाह रहा है। तो मान लो ए बोला कि हम 50,000 शेयर्स बेचवा देंगे। बी बोला कि हम 35,000 शेयर्स भिजवा देंगे। ठीक है, और सी बोला कि हम 15,000 शेयर्स भिजवा देंगे। ठीक है, मतलब तो जब ये शेयर्स बिकेगा, ठीक है, तो ये शेयर्स किसके द्वारा बिक रहा है? ठीक है, एजेंट्स के द्वारा। ए बी सी एक तरह से क्या हमारे एजेंट है। ठीक है, तो इस ए, इस बी और इस सी को हम लोग कहेंगे ए, बी और सी को हम लोग कहेंगे अंडर अंडर राइटर। अंडर राइटर, और इन लोग के द्वारा हम लोग का शेयर दिख रहा है। इस चीज को हम लोग कहेंगे अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज। और यहाँ पे सिक्योरिटीज का मतलब शेयर्स है। करेक्ट। अब जब ये लोग शेयर्स बेचेगा, तो उसके अगेंस्ट में कंपनी इन लोगों को कमीशन देगा। क्या देगा? कमीशन। इसी कमीशन को इसी कमीशन को, ठीक है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी सीखना हम लोग को इस चैप्टर में। ठीक है, ये तो हुआ एक ओवरव्यू इस चैप्टर का। अब अंडरराइटिंग 3 तरह का होता है। पहला है बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ अंडरराइटिंग। का मतलब क्या है? ठीक है, बेस्ड ऑन एक्सटेंट अंडरराइटिंग कैन बी ऑफ टू टाइप। पहला फुल अंडरराइटिंग, दूसरा है पार्शियल अंडरराइटिंग। व्हेन, ठीक है, एंटायर इश्यू इज अंडरराइट बाय द अंडरराइटर। अंडरराइटर्स कौन? एजेंट है। ठीक है, एजेंट है। इट इज कॉल्ड द फुल अंडरराइटिंग, यानी कि सिंपल भाषा में जब कंपनी अपना पूरा का पूरा शेयर अंडरराइटर्स को अंडर रिटन कर देता है कि आप लोग ही पूरे शेयर्स को बेचवाइए, इसको हम लोग कहते हैं फुल अंडरराइटिंग या फिर कंप्लीट अंडरराइटिंग। करेक्ट। वही पे है, जब only the part of the total issue is underwritten by the underwriters is called the partial underwriting। ठीक है, जब पूरा का पूरा शेयर नहीं बोलता है, कुछ शेयर हम लोग खुद से ही बेच लेंगे और कुछ शेयर हम लोग आपके द्वारा बेचवाना चाहते हैं अंडरराइटर्स के द्वारा। तो जब पार्ट ऑफ द शेयर देता है तो उसको हम लोग कहते हैं पार्शियल अंडरराइटिंग। ठीक है, यहाँ पे इशूइंग कंपनी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना पड़ता है रिमेनिंग ऑफ सिक्योरिटीज, यानी कि जितना का सिक्योरिटीज, ठीक है, अंडरराइटर्स पे जाएगा उसके अलावा
बचा हुआ बाकी सिक्योरिटीज की जिम्मेदारी कंपनी लेगा कि कंपनी को मार्केट में सेल करवाएगा। ये तो क्या ऑन द बेस्ड ऑफ द एक्सटेंट ऑफ अंडरराइटिंग, ठीक है। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अंडरराइटर्स, ठीक है। एक होता है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अंडरराइटर इन्वॉल्व, अंडरराइटिंग कैन बी टू टाइप। एक होता है ध्यान रखना, सिंगल अंडरराइटर एंड मल्टीपल अंडरराइटर। When the entire issue is underwritten, a single underwriter, किसी एक ही को दिया जाए कि भैया आप ही सारे शेयर्स बेचवाओगे, तो उसको हम लोग कहते हैं सिंगल अंडरराइटर। लेकिन वहीं पे जब हम लोग एंटायर इशू अंडरराइटिंग, ठीक है, ज्वाइंटली बाय मोर और वन फाइनेंशियल एजेंसी को देते हैं, एजेंट्स को देते हैं, मतलब एक से ज्यादा अंडरराइटर्स को देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सिंडिकेट या मल्टीपल अंडरराइटिंग। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ कमिटमेंट, एक होता है फर्म अंडरराइटिंग, एक होता है रेगुलर अंडरराइटिंग, ठीक है। प्रैक्टिकल अप्रोच में इसका और इसका कम रोल दिखेगा, बट फर्म और रेगुलर अंडरराइटिंग का सेंस में आपको एक बड़ा इम्पैक्ट दिखेगा, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि दोनों एग्जिस्ट तो करते हैं, दोनों होता है और होते हुए दिखेगा भी, बट इसका कोई उतना बड़ा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है, बहुत स्मूथली आपको समझ में आते हुए निकल जाएगा। फर्म अंडरराइटिंग में क्या है कि आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में डिफरेंशिएशन दिखेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, इन केस ऑफ फर्म अंडरराइटिंग द अंडरराइटर कैन स्पेसिफाई द कमिटमेंट टू टेक द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स। यहाँ पे क्या होता है कि इन केस ऑफ फर्म अंडरराइटिंग, अंडरराइटर यानी कि जो एजेंट रहता है, एजेंट खुद, ठीक है, gives a specific commitment देता है कि to take a specified number of share irrespective of the number of shares subscribed by the public, कि जितना शेयर्स हम पब्लिक से सब्सक्राइब कराएंगे और बाद बाकी शेयर्स, कुछ शेयर्स हम खुद ही खरीदेंगे, ठीक है। तो जब एजेंट खुद के लिए खुद एक कमिटमेंट देता है शेयर्स खरीदने का, तो उसको हम लोग कहते हैं फर्म अंडरराइटिंग, करेक्ट। ऑन द on the other hand, regular underwriters refer to the usual underwriter agreement in which the underwriter would liable to take up the securities in event of the under subscription, ठीक है, कि जितना वो लोग बोला था अगर वो शेयर्स नहीं बिकवा पा रहा है, तो फिर बचा हुआ शेयर्स उन लोग को, अब शेयर्स के लिए उन लोगों को खुद लाइबल होना पड़ेगा, करेक्ट। तो फर्म अंडरराइटिंग में यही है कि वो डिक्लेयर कर देता है, लेकिन रेगुलर अंडरराइटिंग में डिक्लेयर नहीं करता है, जितना भी शॉर्ट सेल यानी जितना भी कम मूल्य बिचवा पाता है, ठीक है, शेयर्स, उस बाकी का जो अंडर सब्सक्रिप्शन रहता है, जो नहीं बिक पाता है, कम जिससे डिफरेंस क्रिएट होता है जितना नंबर ऑफ शेयर्स है, उसका लायबिलिटी ये लोग खुद उठाता है। अब ये सब अंडर राइटिंग क्या है, इन ऑर्डर टू रिस्क ऑफ द अंडर सब्सक्रिप्शन द प्रिंसिपल अंडर राइटर में enter into the subsidiary agreement with the underwriter further get a part of his commitment underwritten by the another agency. This is known as sub underwriting। अब इसको सिंपली करते हैं कि सब अंडरराइटिंग क्या होता है। मान लो कि कंपनी जो है वो मिस्टर ए को एज अ अंडरराइटर हायर किया, मिस्टर ए अपने अंदर, ठीक है, एक्स वाई और जेड इन तीनों को हायर करता है, ठीक है, एज अ अंडरराइटर। तो ये तीनों मिस्टर ए के अंडर में है, दैट्स वाई इसको हम लोग कहेंगे सब अंडरराइटिंग, ठीक है, करेक्ट। अच्छा, हम्म। ये मार्क्ड और अनमार्क्ड एप्लीकेशन क्या है। मार्क्ड का मतलब हुआ कि दोज एप्लीकेशन विच बियर द स्टैम्प ऑफ द अंडरराइटर, यानी कि जो साफ साफ पता चलता है मार्क्ड में कि ये जो शेयर्स हैं, ये शेयर्स किस अंडरराइटर ने
ठीक है, सब्सक्राइब करवाया है, ठीक है। और अनमार्क्ड एप्लीकेशन क्या होता है, ठीक है, दोज एप्लीकेशन which bear no stamp of an underwriter, जो ये नहीं पता चल पाता है, ठीक है, वो एप्लीकेशन जो नहीं पता होता है कि किस अंडरराइटर ने सब्सक्राइब करवाया है, करेक्ट, बस हाँ, ठीक है। और यहाँ तक कि आप ऐसा समझो कि कंपनी को डायरेक्टली पब्लिक से रिसीव होता है, कि पब्लिक डायरेक्टली आके कंपनी के पास खरीदता है। द डिफरेंस बिटवीन मार्क्ड एंड अनमार्क्ड एप्लीकेशन बिकम इमटेरियल व्हेन द होल इशू इज सब्सक्राइब्ड, ठीक है। अगर सारा का सारा शेयर बिक गया तो मार्क्ड अनमार्क्ड से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, भाई ओनली वन अंडर, ठीक है। लेकिन वहीं पे देयर इज मोर देन वन अंडरराइटर, तो मार्क अनमार्क्ड एप्लीकेशन आर डिवाइडेड अमंग द, ठीक है। अगर कहीं पे केवल एक अंडरराइटर है, ठीक है, तो फिर मार्क्ड अनमार्क्ड में कोई डिफरेंस नहीं है, पूरा बिक जाएगा, ठीक है। तो लेकिन अगर यहाँ पे एक से ज्यादा है, तब जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है वो बाकी के मतलब सारे अंडरराइटर्स में, ठीक है, रेशियोज में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, ठीक है। अब अंडरराइटर का जो लाइबिलिटी होता है आर टू टाइप, एक होता है ग्रॉस, एक होता है नेट। Gross liability, total commitment of the underwriter as per the underwriting agreement. Net liability refer to the liability taking up for unsubscribed securities after taking into the consideration the gross liability as per the agreement of underwriter and application received, quote marked and unmarked। अगर सरल भाषा में कहा जाए तो ग्रॉस का मतलब हो गया कि एज अंडरराइटर जितना का आप जिम्मेदारी लिए थे, ठीक है, एज अंडर राइटर आप जितना शेयर को सब्सक्राइब का जिम्मेदारी लिए थे। नेट लायबिलिटी का मतलब हो गया कि ग्रॉस लायबिलिटी माइनस, ठीक है, एप्लीकेशन रिसीव्ड एज मार्क्ड और अनमार्क्ड दोनों के लिए, ठीक है। और हटाते हैं एंड, ठीक है, मार्क्ड एंड अनमार्क्ड दोनों को लेस करने के बाद, ठीक है। अंडर राइटर का कमीशन कैसे निकलता है, कमीशन का फॉर्मूला देखो, ग्रॉस लायबिलिटी नंबर ऑफ शेयर में लिखना, फिर इशू प्राइस इनटू रेट ऑफ कमीशन, सिंपल से ये तरीका होता है, ठीक है। अब हम लोग ऑलमोस्ट सारा थ्योरी कवर कर लिया, अब हम लोग इलस्ट्रेशंस की ओर बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई जेड issuing 20 lakh shares of 10 each to the public and limited has been appointed as a underwriter, यानी कि एक्स वाई जेड एन लिमिटेड को अपॉइंट करके रखा है एज अ अंडर राइटर फॉर 5% ऑफ इशू साइज।
द कमीशन पेबल टू underwriter is 5% of issue price. Correct? Calculate the amount of underwriting commission payable to Unlimited if the shares is issued at par. However, your answer change if the shares issued at 20% premium. अब बात सुनना, यहाँ पे जो लाइन है 5% ऑफ इश्यू है, ये दिखा रहा है कि हम लोग जो यहाँ पे पार्शियल अंडरराइटिंग पढ़े थे, ये उसका क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे फुल अंडरराइटिंग नहीं मिल रहा, 5% ही आपको सिर्फ अंडरराइट करवाना है। ठीक है, तो यानी कि अब कैसे निकलेगा, पहले तो ग्रॉस लायबिलिटी निकालो कि टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना था इनटू उसका इश्यू साइज क्या था। तो ग्रॉस लायबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या बन रहा है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ इश्यू साइज इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर। करेक्ट, आगे एक था। अब कमीशन निकालना है, तो कमीशन का फॉर्मूला क्या था कि 1,10,000 का था और कमीशन 5%, हो गया 50,000। बोलता है कि कैसे आपका आंसर चेंज हो जाएगा अगर प्रीमियम, तो देखो ग्रॉस लायबिलिटी तो 1 ही लाख शेयर है, लेकिन अब जो 10 का शेयर था वो प्रीमियम के साथ 12 रुपए में बिकेगा, तब मेरा आंसर हो जाएगा 1 लाख इंटू 12, उसका 5% लिखिए 60,000 रुपये। करेक्ट, इशू प्राइस चेंज हो गया। अब जब सिंगल अंडर राइटर रहता है, ठीक है, ए लिमिटेड इशू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 100 each at par to the public, underwriter only by B and company, एक फर्म है ये, ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म होगा। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 90,000 शेयर ऑफ विच 80,000 शेयर वर मार्क्ड। ठीक है, मतलब अगर 80,000 मार्क्ड है, मतलब ये पता है कि 80,000 यही बेचवाया है। ठीक है, एक ही अंडर राइटर है, यही बेचवाया। अब बाकी का जो 10,000 आया है हमारे पास, ठीक है, वो मेरे पास अनमार्क्ड है। तो अनमार्क्ड कितना हो जाएगा, 90,000 माइनस 80,000 इक्वल टू 10,000। करेक्ट, ये अनमार्क्ड है। तो अब मेरे को कह रहा है कि डिटरमाइन द लायबिलिटी ऑफ द बी एंड कंपनी। तो हम लोग ये पढ़े थे कि अगर सिंगल अंडर राइटर है तो मार्क्ड अनमार्क्ड उतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा, लेकिन फिर भी कि पूरा का पूरा शेयर्स इसको ही बिकवाना था। करेक्ट, नंबर ऑफ शेयर, ठीक है, ग्रॉस लायबिलिटी 1 लाख शेयर, नेट लायबिलिटी निकालो। नेट लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, एप्लीकेशन ग्रॉस माइनस एप्लीकेशन रिसीव फॉर मार्क्ड एंड अनमार्क्ड। 1 लाख माइनस मार्क्ड 80,000 माइनस अनमार्क्ड 10,000, तो आंसर कितना बचेगा 10,000। हमारा भी 10,000 शेयर आ रहा है, इसका भी 10,000 शेयर आ रहा है। अब देखो फुल अंडर राइटिंग हुआ है, लेकिन मल्टीपल अंडर राइटर है विदाउट फर्म अंडर राइटिंग और अल्टरनेटिवली ट्रीटमेंट, ठीक है, अनमार्क्ड एप्लीकेशन के साथ। क्या है सर, ए लिमिटेड इशू 4 लाख इक्विटी शेयर, द होल इशू एक्स 40% वाई 30 रेट। तो पहले तो ग्रॉस क्या बन गया, ग्रॉस बन गया आपका नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई साइज ऑफ अंडर राइटिंग। ठीक है,
तो क्रॉस आप लोग देख सकते हैं 4 लाख का 40%। ठीक है, उसके बाद 30%। 30%। यहाँ पे हम लोग एक टोटल का कॉलम कर लेते हैं। ठीक है, टोटल है 4 लाख शेयर। तो 4 लाख का 40%, 4 लाख का 30%, 4 लाख का 30%, ये हो गया मेरा ग्रॉस। आगे क्या बोला क्वेश्चन में कि एप्लीकेशन रिसीव फॉर 3,20,000 शेयर रिसीव्ड, आउट ऑफ विच एप्लीकेशन ऑफ 80,000 शेयर हैड स्टैम्प्ड ऑफ एक्स, कि 80,000 शेयर तो एक्स ही बेचवाया है। तो एक्स का मार्क हो गया 80,000। ठीक है, और शेयर 40,000 शेयर ऑफ एट डेट वाई, कि 40,000 शेयर कौन बेचवाया है, वाई ही बेचवाया है। और आगे क्या बोल रहा है, 80,000 शेयर ऑफ जेड, जेड कितना शेयर बेचवाया है, 80,000 शेयर। करेक्ट, कोई दिक्कत? तो टोटल हो गया मार्क्ड एप्लीकेशन हम लोग का 2 लाख। कैसे? 80,000, 80,000, 160 और 40, 2 लाख मार्क हो गया। यानी अनमार्क्ड कितना बचा, 2 लाख। और ये जो अनमार्क्ड है इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1,80,000 में से 1,60,000 में से 80,000 गया, 80,000 बचा, 1,20,000 में से 40 गया, 80,000 बचा, 1,20,000 में से 80 गया, 40,000। ये होगा। अब हम लोग का अनमार्क कितना बच रहा था, 2 लाख। करेक्ट, इससे इसको माइनस किया तो 2 लाख। ये 2 लाख क्या कहलाएगा, अनमार्क्ड, और इसी अनमार्क्ड को हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है। करेक्ट, तो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, अच्छा अच्छा, जस्ट अ सेकंड, सॉरी। टोटल एप्लीकेशन 3,20,000 इशू हुआ था। करेक्ट, तो 3,20,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ था, जिसमें से 2 लाख मार्क्ड हो गया था। करेक्ट, तो अभी भी 2 लाख बचा है, और मेरे पास अनमार्क्ड कितना है, 1,20,000। ये हुआ अनमार्क्ड। तो अनमार्क्ड मेरे पास है 1,20,000। तो कितना शेयर बच रहा है, 80,000। ठीक है, अब मेरे को ये जो अनमार्क्ड है 1,20,000 अनमार्क्ड एप्लीकेशन, इसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 4:3:2। कहाँ से आया, सिंपल सा जो परसेंटेज था, 40%, 30% और 30%, हाँ, तो उसमें तो आ जाएगा 4:3:3। इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ऐसा आप लोगों को पता ही होगा। आप लोगों ने पार्टनरशिप चैप्टर में बहुत सारा ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन देखा होगा। ठीक है, बट यहाँ पे अगर बताते हैं कि जैसे कि आपको निकालना है, पहले कौन कौन है, एक्स वाई जेड है। ठीक है, एक्स वाई जेड, तो दो तरीका सिखाते हैं। पहले जो सिंपल तरीका है कि 40%, 30% और 30%। करेक्ट, किसका, 1,20,000 का। तो 80,000 का कितना हो, 1,20,000 का 40% कितना होगा, 48,000, 36,000 और 36,000। करेक्ट, तो ये हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब 80,000 में से 40,000 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, और 80 में से 36 जाएगा तो 44। ठीक है, और 40 में से जाएगा तो 4। यहाँ इसका भी ऐड करके देखना ना, 80,000 ही बचेगा।
ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसको निकालने के एक और अल्टरनेटिव तरीका है। अल्टरनेटिव तरीका कुछ नहीं है, परसेंटेज में निकलेगा, प्रोपोर्शन में निकलेगा। कैसे? जैसे x का क्या है रेशियो 4, करेक्ट, और टोटल क्या है 4 3 7 7 3 10, मतलब 4 + 3 + 3 टोटल 10, सम ऑफ द रेशियो इंटू 1,20,000, तो भी वही आएगा। ठीक उसी तरह y का 3:10 1,20,000, z का 3:10 1,20,000। तो दोनों ही तरीका से आप लोग निकालोगे, आंसर सेम आएगा अनमार्क्ड एप्लीकेशन का। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल सा था। लेकिन इसमें कहा था कि फाइंड आउट द लायबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल अंडरराइटर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला था ग्रॉस लायबिलिटी, ठीक है, फिर अनमार्क्ड एप्लीकेशन आर टू बी apportionate in the ratio of the gross liability risk marked, करेक्ट। क्या कहना चाह रहा है कि हाँ, अभी भी आपका अनुमान 1,20,000 है, ठीक है, टोटल 4 लाख का लाइबिलिटी था, 2 लाख मार्क्ड हुआ, करेक्ट, टोटल मार्क्ड एप्लीकेशन 2 लाख बचा, टोटल शेयर सब्सक्राइब हुआ था 3,20,000, जिसमें से 2 लाख का पता चल गया, यानी कि 1 लाख, यानी कि 1,20,000 रुपए जो था आपका, वो अनमार्क्ड एप्लीकेशन रेटेड। लेकिन बस ये कहना चाह रहा है, ठीक है, कि आपका जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है इस बार, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ग्रॉस लेस मार्क, इस पे डिस्ट्रीब्यूट करने को कह रहा है। ठीक है, तो कितना है मेरे पास, ये मेरे पास है 80,000, करेक्ट, 80,000 और 40,000 इस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसके पहले हम लोग को इस पे, और हर बार इसी पे ही होता है जनरल, बट इस बार हम लोग को क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया है, इस वजह से इस पे कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा 8:4, अगर और इसको छोटा किया जाए, ठीक है, 2:1, 4 का टेबल में, तो इस रेशियो में बस बांट देना है, करेक्ट, कोई दिक्कत? ठीक है, तो रेशियो कैसे निकला? 80 80 40, ये था 80 80 40। अब 1,20,000 को बांटना है, तो मान लो फॉर एग्जांपल एक्स का कितना आएगा, 1,20,000 2/5 48,000, वाई का 1,20,000 2/5 48,000, और जेड का 1,20,000 इंटू 1/5। अब इसका जब आप लाइबिलिटी को ऐसे बांट दोगे तो यहाँ बैलेंस बचेगा 16,000 32,000 32,000, ये हो गया आपका नेट लाइबिलिटी, करेक्ट। अब जो इलस्ट्रेशन है, जो क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि भैया एक कंपनी जिसका नाम है एम लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुआ है 1 अप्रैल को, प्रोस्पेक्टस में वो 5 लाख शेयर्स बेचना चाह रहा है, प्रोस्पेक्टस में इनविटेशन दिया है 10 रुपीज ईच, और इस काम के लिए वो 4 अंडर राइटर्स रखा है, A B C D। ए 2 लाख, बी 1.5 लाख, सी 1 लाख, डी 50,000। एप्लीकेशन टोटल एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ है 4,50,000, मार्क्ड है 2,20,000 90 1,10,000 10। यानी कि हम लोग इसको टोटल करेंगे तो हम लोग का हो जाता है 2,20,000 प्लस 90,000 प्लस 1,10,000, ठीक है, प्लस 10,000, टोटल 4,30,000 हम लोग का हो जा रहा है। ठीक है, और टोटल एप्लीकेशन कितना है 4,50,000। तो अगर इससे माइनस करेंगे हम लोग, तो मेरा जो अनमार्क्ड आएगा वो आएगा 20,000 के करीब, अनमार्क्ड, ठीक है। और अनमार्क्ड पे एक बार ग्रॉस लायबिलिटी के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर बनाना है, एक बार ग्रॉस माइनस मार्क्ड करके। तो पहला जो हम लोग बना रहे हैं
ठीक है, वो बना रहे हैं हम लोग इस बेसिस पे कि टोटल का कॉलम कर लेना फिर अपने सुविधा के लिए। टोटल कितना है? 5 लाख। मार्क्ड कितना है? 4,30,000। करेक्ट? कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंस कितना आ रहा है? 70,000। और यहाँ पे भी करके देख सकते हो, बट एक चीज गौर करना है, इसके पहले वाले सन्स में, ठीक है, जितना वो लोग शेयर्स बेचना चाहता था वो पूरा का पूरा शेयर्स बिका भी था। मतलब, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है कि जितना वो लोग बेचना चाहता है, ठीक है, कुछ केसेस में उससे ज्यादा बिका है। जैसे ए का लाइबिलिटी 2,20,000, करेक्ट, 2 लाख, लेकिन उसका बिक गया है टोटल 2,20,000। सी का 1 लाख क्रॉस लायबिलिटी, लेकिन वो बेच दिया 1,10,000। ठीक है, तो जितना लोग बेच सकता था उससे ज्यादा, इसी वजह से इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखे हैं। तो 50,000 में से 10,000 जब जाएगा, ठीक है, तो 40 बचा। 1 लाख एक लाख में से 1,10,000 जाएगा तो 10,000 बचा, ठीक है, निगेटिव में। और 1.5 लाख में से 90,000 जाएगा तो 60,000। 2 लाख में से 2,20,000 जाएगा निगेटिव। ये जो निगेटिव दिख रहा है ये एक्चुअली में निगेटिव नहीं है। ये वो चीज है कि अंडर राइटर ए और सी, ठीक है, अपना ए और सी, ठीक है, मार्क्ड मोर देन ग्रॉस, उससे ज्यादा मार्क्ड किया, करेक्ट। अब अनमार्क्ड कितना रह गया? अनमार्क्ड कितना हो गया? अनमार्क्ड हमारा था 20,000। तो 20,000 को हम लोग किस रेशियो में बांट देंगे? ग्रॉस लाइबिलिटी का रेशियो में। ग्रॉस लाइबिलिटी का रेशियो क्या था हमारा? 4:3:2। कैसे आया था? सिंपल सा बात है, 2 लाख 1.5 लाख, इसका रेशियो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। 2 लाख, 1.5 लाख, 1,50,000, तो बचा 200, 150, 100, 50। 51 या 50, 52 या 200। तो 4:3:2 इस रेशियो में हम लोग इसको बांट दिए हैं 20,000 को। ठीक है, कैसे बांटना है पहले भी दिखाएं इसको पहले इस तरह से, कि जैसे एग्जांपल के लिए ए का मैं सिर्फ बता रहा हूँ। ए का कैसे है कि टोटल अनमार्क्ड है 20,000, रेशियो क्या है? 10, आ जाएगा 8,000। बी का करना है तो 20,000, 10 इंटू 3, 6,000। सी का करना है 20,000 इंटू 2, ठीक है, 4,000। डी का करना है 20,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2, आ जाएगा 2,000। 2 नहीं, 1 है। आ जाएगा 2,000। तो ये चीज समझ में आया कि कहाँ से आया? 8,000, 6,000, 4,000, 2,000। और रेशियो भी हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है, करेक्ट। अब जो बात है वो बात ऐसा है कि अब इसका जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ अनमार्क्ड, उसके बाद ये दोनों और नेगेटिव हो गया, ठीक है, और ये दोनों का भी इतना बैलेंस बचा हुआ। अब क्या करेंगे? जो सरप्लस है, ये न्यू पॉइंट है, ये जो सरप्लस है, किसका किसका? ए का और सी का, ठीक है, इस सरप्लस को ए और सी का बी और डी में बांट देंगे ग्रॉस लाइन। तो कैसे बांटेंगे जरा ये समझो, इसका कैलकुलेशन, ठीक है, कि पहले
दोनों का कितना है 28,000 और 14,000। ये दोनों के एक्सेस इन लोग के पास से माइनस किए, ठीक है, ये लोग दोनों नील हो गया, बट इन दोनों का 28,000 प्लस 14,000 हो गया 42। ए का और सी, तो सरप्लस कितना हो गया 42,000। और रेशियो क्या था बी का और डी का, बी का था 3 और डी का 1, 3:1 में बांट, करेक्ट। तो जब 3:1 में बांटेंगे तो बी के लिए कितना आ जाएगा 42,000 इंटू 3/4 करो, 31,500 कितना आ रहा है 31,500। और डी के लिए कितना जाएगा ये आया, ये आया। आप लोग वर्किंग नोट बड़ा अच्छे से करना कंप्लीट। तो इन लोग का अभी भी नेट लायबिलिटी ये बचा हुआ है और इन दोनों का नील हो गया, करेक्ट, क्योंकि लोग स्टार्टिंग से ज्यादा ही बेच रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, ठीक है, ये यहाँ तक बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब क्या होगा कि जो सरप्लस है, ठीक है, 20 और 10, ठीक है, ये 30,000 जो सरप्लस है, ये 30,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, किसमें किसमें बी और सी में। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हो रहा है, यहाँ पे बोला था कि ग्रॉस लायबिलिटी माइनस मार्जिन। तो जो एक्सेस मार्क्ड, ये दोनों ए और सी जो एक्सेस मार्क्ड बेचा था, 2 लाख बेचना था, 2,20,000 बेच दिया था, 20,000 ज्यादा बेच दिया था, 1 लाख बेचना था, 1 लाख, यानी कि टोटल ये लोग 30,000 ज्यादा बेच दिया था। तो ये जो इन लोग का 30,000 था, ये बट जाएगा ए और सी का, जो 30,000 था वो बी और डी में बट जाएगा। कैसे बटेगा, सेम है कि ए कितने एक्सेस बेचा था 20,000, सी कितने एक्सेस बेचा था 10,000, टोटल हो गया 30,000, करेक्ट। ये हो गया हम लोग का सर प्लस। अब किस में बटेगा बी में और डी में। बी का रेशियो क्या है, बी का रेशियो है तुम्हारा 3:4 और इसका डी का है 1/4। रेशियो हम लोग यहाँ पे भी निकाले हैं, ठीक है, 3/1, यहाँ पे भी रेशियो लिया है, 3 है और 1 है, हो गया। तो इसको बांटेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 22,500 और ये आ जाएगा 7,500, ठीक। तो ये आ गया हमारा। ये आने के बाद ये दोनों हो गया नील नील और ये, करेक्ट। हमारे पास अनमार्क्ड एप्लीकेशन था, कितना अनमार्क्ड एप्लीकेशन था, इसके लिए टोटल करो तो समझ में आ जाएगा। टोटल लायबिलिटी 5 लाख था, बटा था 4,30,000, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग का अनमार्क्ड जो था वो 20,000 था, करेक्ट। अब 20,000 को बांटना है, तो इन दोनों का तो लाइबिलिटी ऑलरेडी नील हो चुका है, तो अब इन लोग के बीच में बटेगा। अगेन बी और डी में वही रेशियो क्या होगा 1:4। किस रेशियो में बटा ये अनमार्क्ड एप्लीकेशन 1:4 में, किसके किसके बीच में बटा है बी और डी के बीच में, करेक्ट, ये 20,000, कोई दिक्कत। तो नेट लायबिलिटी अब कितना बचना चाहिए यहाँ पे 50,000, ठीक है, टोटल के कॉलम में 50,000, तो यहाँ पे क्या आ गया लेस करें, कोई दिक्कत, ये दिक्कत समझ में आया। तो when marked application are unmarked application are apportionate in the ratio gross liability, और जब बोलेगा कि when unmarked application are apportionate in the gross liability minus marked, तो पहले हम लोग पूरा मार्क्स को सेटअप करेंगे तब हम लोग अनमार्क्ड को बांटेंगे, ठीक है, करेक्ट, समझ में आ गया यहाँ तक। वर्किंग नोट यहाँ पे भी किया हुआ है, सम नंबर 63, ठीक है, इलिस्ट्रेशन नंबर है, इलिस्ट्रेशन, ठीक है। क्या देखो द फॉलोइंग अंडर राइटिंग टू प्लेस
P Limited, which invited application of 10,000 10 each. ठीक है, अब इसमें जो ऐड हो रहा है वो चीज है फर्म अंडर राइटिंग। ठीक है, कि एक्स बोल रहा है कि भैया हम 800, वाई बोल रहा है 300, ये बोल रहा है 1,000। हम देखिए टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है 7,001, 1,000 दो, यानी कि हो गया मार्क। ठीक है, तो ये हो गया टोटल तुम्हारा 3,500। ठीक है, और बी का कितना, करेक्ट, यानी 3600 मेरा क्या आएगा, अनमार्क्ड। समझ में आया? अब ग्रॉस लाइबिलिटी 6,000, 2,500, 15,000 दिया हुआ था, करेक्ट। अब इसमें मेरा मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है, 1,000, 2,000, 500, ये बचा। अनमार्क्ड कितना है, ग्रॉस लाइबिलिटी टोटल कितना था, टोटल का कॉलम हमारा 10,000। मार्क्ड कितना है, अनमार्क्ड कितना है। ठीक है, अनमार्क्ड को किस रेशियो में बांटेंगे, ग्रॉस लाइबिलिटी का रेशियो में। ग्रॉस लाइबिलिटी क्या है मेरा, ये है मेरा, इसका रेशियो निकालो। ठीक है, करेक्ट, इस रेशियो में बांटना है। तो इस 3600 को हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे, 12:5:, बांटे। अब मेरा क्या आ गया, ये जो सी है, ये बेचारा सी के संग ये हुआ, किसी एक्सेस सेल कर दिया, जितना सेल करना था उससे ज्यादा सेल किया। तो इसका जो सी बोल रहे वाई, ये वाई का सरप्लस एक्स और जेड को मिल जाएगा। तो किस रेशियो में मिलेगा, तो रेशियो सिंपल है, 4:1 में या फिर 12:3 में। ठीक है, 12:3 होगा 4:1, करेक्ट। तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बांटे, और बांटने के बाद ये हम लोग का बचा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब इसमें फर्म अंडर राइटिंग ऐड कर दिए तो हम लोग को क्या मिल गया, नेट लाइबिलिटी, खत्म। लेकिन एक चीज समझो, when the firm underwriting is treated as unmarked application, तब, लेकिन कर when firm underwriting treated as marked, ये ऐसे तब बनाएंगे सम्स को जब हम लोग फर्म अंडरराइटिंग को मार्क्ड की तरह ट्रीट करेंगे, जब फर्म अंडरराइटिंग को अनमार्क्ड की तरह ट्रीट करेंगे। जब फर्म अंडरराइटिंग को मार्क्ड की तरह ट्रीट करेंगे तब हम लोग का थोड़ा सम्स का तरीका अलग हो चुका होगा। ठीक है, क्या दिख रहा है, मार्क्ड इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग। तो फर्म अंडरराइटिंग आया कहाँ से, ये 10,000 था, अब मेरे लिए मार्क्ड क्या हो जाएगा, ये था मेरा मार्क्ड, ये था फर्म। तो 800 पर 1,000, 1,800, 300, ये हो गया 1,800, ये हो गया 2,300, और ये हो गया 1,500। तो अब मिला करके लिखना पड़ेगा 1,800, 2,300 और 1,500, करेक्ट। 1,800, 2,300 और 1,500, यानी 5,600, करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं आता है, और ये हमारा बैलेंस बचा, और ये तो नील हो गया, करेक्ट। अब अनमार्क्ड, अनमार्क्ड कितना है, तो टोटल 7,100 था, माइनस 5,600, 1,500 बचेगा। अनमार्क्ड कैसे निकला, पर ये देखो कि टोटल 7,100 एप्लीकेशन आता है, जिसमें से मार्क्ड हो गया 5,600। ठीक है, ये पूरी ये वाला मार्क्ड लेंगे। अब
जिसमें फर्म अंडर राइटिंग ऐड है 3500 नहीं देंगे उसको, और उसको हम लोग किस रेशियो में बांट देंगे, सिंपल सा वही 12:5:3 वाला में करके देख लो। 7100 माइनस 5600 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 20, 900, फिर 5 डिवाइडेड बाई 20, 377। ये दोनों निगेटिव में है, ठीक है। तो ये दोनों सिंपल सा बात है कि ये दोनों इसको हेल्प करेगा, करेक्ट। ये दोनों अपना सरप्लस एक्स को दे दिया, ये आ गया हम लोग का नेट अंडर राइटिंग, ठीक है ना। फर्म अंडर राइटिंग अब हमारा 800, 300, 1000, ठीक है, हो गया। इसके पहले क्या आंसर आ रहा था, ठीक है, अब क्या आंसर आ रहा है। तो ये सिंपल सा बात है। कोई दिक्कत यहाँ पे। चलो, अब क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि आप पार्शियल अंडर राइटिंग कर रहे हो सोल अंडर राइटर को, सोल मतलब केवल एक अंडर राइटर है, ठीक है। अबेंडेंट अलाउड का मतलब क्या होता है, सम्स करते ही समझ में आ जाएगा। मिस्टर एक्स अंडर राइटर ऑफ 60% ऑफ एन इशू shares of 100 each ABC Limited, he also agreed for a firm underwriting of 1600। क्या कह रहा है कि मिस्टर एक्स एक अंडर राइटर है जिसके पास 60% ऑफ एन इशू ऑफ 20,000 शेयर है, मतलब उसका जो इशू साइज का 60% होल्ड किया है बेचने के लिए, पार्शियल है, ठीक है। ये स्टेटमेंट प्रूव हो गया कि पार्शियल अंडर राइटिंग, ठीक है। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन ऑफ 13,600, कितना का एप्लीकेशन है, आउट ऑफ विच 8,000 इज मार्क्ड एप्लीकेशन, ठीक। डिटरमाइन द नंबर ऑफ शेयर्स आर टू बी टेकन अप बाय एक्स, मतलब मिस्टर एक्स जो अंडर राइटर था वो कितना शेयर लेके जाएगा। अब दो है, if the firm underwriting provided no amendment would be allowed in respect of share taken up firm, or under the underwriting contract provide the amendment would be allowed in respect of share taken up by the firm। क्या मतलब है ध्यान से सुनो। पहले तो 20,000 टोटल नंबर ऑफ शेयर था, 60% था, तो ग्रॉस लायबिलिटी आ गया 12,000। अब इस नंबर ऑफ सब्सक्राइब्ड शेयर, ठीक है, निकालने के लिए, ठीक है, नंबर ऑफ अनसब्सक्राइब्ड शेयर निकालने के लिए क्या हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड 20,000, सब्सक्राइब कितना होता है, तो 6,400 तो अनसब्सक्राइब रहा। अब इसमें अंडर राइटर्स का कितना डेफिसिट है वो देखो, सिंपल था। ग्रॉस लायबिलिटी अंडर राइटर का क्या था, 12,000, मार्क कितना किया है, हाँ? अब प्लस ये 1,600 फॉर्म, तो यहाँ पे जो माइनस मार्क्ड एप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है। मार्क्ड एप्लीकेशन क्या हो रहा है यहाँ पे, मार्क्ड एप्लीकेशन का मतलब है marked application including firm, करेक्ट, करेक्ट। तो यहाँ पे हो गया 2400, तो नेट लाइबिलिटी क्या निकलेगा, 400 और 2400, लोअर ऑफ द टू, तो 2400, करेक्ट। लेकिन केस बी में क्या हो रहा है, ठीक है, नेट लाइबिलिटी कितना है, 2400, ठीक है। केस ए में 2400 प्लस 1,600, 4,000, ठीक है। एंड केस बी में, KP में when the amendment would be allowed in respect of share taken up firm, ठीक है, 2400 और 1,600, ठीक है, में से हायर कौन सा है, 2400। तो ये जो अबेंडेंट वाला किस्सा है ये कुछ ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन एक बात,
ये तो ठीक है, प्रैक्टिकल अप्रोच हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और सम लगभग समझ में भी आ गया कि हाँ कौन सा अमाउंट कहाँ से आया है। लेकिन अभी भी हम लोग का अमेंडमेंट का मतलब क्लियर नहीं हो रहा वो, ठीक है। when no amendment would be allowed, ठीक है, in respect of the share taken on the firm, an amendment would be allowed in respect of the share taken on the firm। तो इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे ये थ्योरी हम लोग थोड़ा सा इस पे गौर फरमाएंगे। when issue is partial underwriter, जो इशू हो रहा पार्शियल हो रहा है एक अंडरराइटर विद सिंगल अंडरराइटर, अंडररिटन बाय सिंगल अंडरराइटर। अब क्या बात है, टिप वन, पहले तो निकालना पड़ेगा ग्रॉस लायबिलिटी, टोटल इशू प्राइस इनटू परसेंटेज ऑफ अंडरराइटिंग, यानी कि साइज कितना वो वादा किया था। जैसे इस सब लिखिए हम लोग, स्टेप वन यही था, 20,000 इंटू 60, ये वाला बात। अब नेक्स्ट, नंबर टू, नंबर ऑफ शेयर्स अनसब्सक्राइब्ड, ठीक है। तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड माइनस इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन। तो टू नंबर कि वह टोटल नंबर ऑफ शेयर था 20,000 और मार्क्ड एप्लीकेशन, ठीक है, टोटल शेयर सब्सक्राइब तो 13,600 मार्क्स को लेकर के। तो आ गए मैंने 6,400 यहाँ तक, करेक्ट। तीसरा, डेफिसिट ऑफ अंडरराइटर, तो ग्रॉस लायबिलिटी माइनस मार्क, ठीक है। ग्रॉस लायबिलिटी माइनस मार्क, और यहाँ पे मार्क में फर्म इंक्लूडेड है। स्टेप फोर, नेट लायबिलिटी विच एवर इज लोअर। तो मेरा नेट लायबिलिटी कितना आ रहा है, 6,400, ठीक है, करेक्ट। और ये डेफिसिट कितना आ रहा है, 24। इन दोनों में से जो लोअर होगा उसको लिखेंगे, तो 24, करेक्ट। दूसरा, अब treatment of firm underwriting in case of the underwriter has underwritten the firm, the liability of underwriter should be determined by the adding the number of underwritten by firm, ठीक है। ये तो, and the net liability under the underwriting contract mention above, ठीक है। ये कहना चाह रहा है कि फर्म अंडरराइटिंग का ट्रीटमेंट क्या है, कि इन केस ऑफ द अंडरराइटर, ठीक है, हैज अंडररिटन द फर्म, कि फर्म का भी वो दिया है कि हम फर्म अंडरराइटिंग भी करेंगे, तो उसको हम लोग ऐड करके लिखेंगे, सिंपल सा बात, ठीक है, बाय एडिंग द नंबर ऑफ, ठीक है, अंडररिटन फर्म। क्लियर यहाँ तक। अब बात आता है, ठीक है, नो अबेटमेंट, ठीक है, इज अलाउड फॉर द शेयर टेकन ऑफ फर्म। दिस में इस चीज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे दो पॉइंट बस याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो कैलकुलेशन में, ठीक है। ये थ्योरेटिकल क्लेम कि दिस मीन द शेयर्स रिटेन, ठीक है, अंडर रिटन, दिस मीन दैट द शेयर्स अंडर रिटन फर्म will not adjusted against the net liability, कि आपका फर्म अंडरराइटिंग के जो वादा है, आपका जो फर्म अंडरराइटिंग के लिए वादा है वो आपके नेट लायबिलिटी पे एडजस्ट नहीं होगा, करेक्ट, अंडर द अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे आपका नेट लायबिलिटी होगा अंडरराइटिंग प्लस फर्म अंडरराइटिंग, करेक्ट। तो यहाँ पे वही ना किया है,
पहला में कि विद नो अमेंडमेंट, ठीक है, तो जितना आपका निकल करके आया 2400 प्लस आपका फर्म अंडर राइटिंग जोड़ करके एडजस्ट नहीं हो रहा, क्लियर। लेकिन वहीं पे जहां पे आपको अमेंडमेंट दिया जाता है वहां पे द फर्म विल बी adjusted against the net liability under the firm underwriting contract. Hence, in this case, the number of shares taken up by the underwriter equal to net liability under the underwriting कि जितना उसका net liability निकल कर रहा और firm ना whichever is higher, तो यहाँ पे adjust हो रहा है, करेक्ट, और वहां पे एडजस्ट नहीं होता है, वहां पे फर्म अंडर राइटिंग और आपका लाइबिलिटी नेट लाइबिलिटी जोड़ के बताया जाता है, यहाँ पे फर्म अंडर राइटिंग और जो आपका नेट लाइबिलिटी निकल रहा है उसमें से विचएवर इज हायर वो बताया जाता है, करेक्ट। अच्छा, अब जरा समझो क्या बोल रहा है ना, कि सी लिमिटेड ऑफर्ड for issue 3 lakh equity share of 10 each. The issue was partially underwritten by M और O. M का है 40%, N का 30%, या 21। टोटल एप्लीकेशन रिसीव 2,40,000। मार्क्ड एप्लीकेशन एम का, एन का, ओ का दिया हुआ है। देयर इज नो फर्म अंडर राइटिंग, कंप्यूट लाइबिलिटी, बड़ा इजी था, समझ बड़ा इजी था, 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। ग्रॉस लाइबिलिटी कितना था? ग्रॉस लाइबिलिटी था हम लोग का 2,70,000। कैसे कैसे है फिर देखो, एक का कितना था? एक का एम का था 40%, इसका था 30%, इसका था 20%, करेक्ट। और किसका किसका टोटल शेयर्स इशू हुआ था 3 लाख का। तो इसके और इसके पहले साल में क्या डिफरेंस था कि पूरा का पूरा जो शेयर्स होता था वो फुल हम लोग क्या करते थे, अंडरराइट करते थे। यहाँ पे हम लोग पूरा अंडरराइट नहीं कर रहे, पार्ट ऑफ द पोर्शन अंडरराइट कर रहे हैं, ओके। अब मार्क कितना कितना था? 1,05,000 मार्क लिखे, हमारा अनमार्क निकल के आ गया, करेक्ट। अब बात क्या है कि मार्क्ड एप्लीकेशन कितना था? 1,05,678,000, ठीक है। 1,05,678,000 प्लस 50,000, 2,30,000, 600। तो ये हमारा नेट लाइबिलिटी बचा 36,400, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब शेयर रिमेन अन इशूड 2,30,000 माइनस 2,40,000, और ये लोग का जो अपना नेट लाइबिलिटीज को मतलब 23,600 अभी भी शेयर बिकना बाकी, करेक्ट। एकदम सिंपल है सब। सम्स नंबर 66, ठीक है। पार्शियल अंडर राइटिंग, मल्टीपल अंडर राइटिंग और फिर फर्म अंडर राइटिंग। क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ए 50, बी 20 और सी 20, नंबर ऑफ 10 लाख, करेक्ट। बांट दिए, करेक्ट। ए का 50% 75,000, ठीक है। बी का 20% 30,000 और सी का 20% 30,000, करेक्ट। 50, 20 और 20 और टोटल है 1,50,000, ठीक है। 1,50,000 का 50, तो कितना हो गया टोटल?
1,35,000 लेस मार्क्ड एप्लीकेशन इंक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग। तो मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है हमारा? मार्क्ड एप्लीकेशन है, हाँ, तो इसमें हम लोग फर्म की अंडर राइटिंग का ऐड कर रहे हैं, तो 78 प्लस 6 कितना आ जाएगा? अच्छा, अच्छा, ऐड इस वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा है अपने ध्यान से। द अंडर राइटर मेड एन एप्लीकेशन फॉर फर्म अंडर राइटिंग, मेड एन एप्लीकेशन फॉर फर्म अंडर राइटिंग ए, बी और सी, करेक्ट, दिया हुआ है। लेकिन आप लिख रहा था टोटल सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग फर्म, मतलब इन सब में ऑलरेडी फर्म ऐड है, ठीक है, ऑलरेडी ऐड है तो ऐड नहीं करना है। फर्म अंडर राइटिंग के साथ हम लोग मार्केट को माइनस किए, 78 प्लस 27 प्लस 28,500, यानी 1,33,500। ये हम लोग का बैलेंस बचा 1,500 का। ये जो 1,500 सरप्लस है, ये जो ए का सरप्लस आ रहा है 3,000 का आ रहा है ना, ये 3,000 दोनों में बढ़ गया, दोनों का 20-20% रेशियो था, यानी कि 1:1 में बढ़ गया, करेक्ट। अभी ये हो गया नील, क्या हो गया? नील, ये हो गया नील, करेक्ट। अच्छा, बी का अभी भी 1,500 बचा हुआ है। ऐड फर्म अंडर राइटिंग, क्या ऐड करेंगे? फर्म अंडर राइटिंग ऐड किए, दैट इज आवर फाइनल आंसर, करेक्ट। आप इसमें एक चीज देख रहे होगे कि अनमार्क्ड का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ध्यान रखना, पार्शियल अंडर राइटिंग, फुल्ली अंडर राइटिंग नहीं है। फुल्ली अंडर राइटिंग में मार्क्ड का ट्रीटमेंट होता है, अदरवाइज मार्क्ड का ट्रीटमेंट नहीं होता है। ये पूरा कंप्लीट वीडियो आप दोबारा देखना, ठीक है, बार बार देखना, रिपीट करके देख, कोई दिक्कत नहीं है। और हर क्वेश्चन के ऊपर ये जो रेड से हेडलाइन दिया हुआ है, इसको जरूर से रीड करना और तब संस्कृत करना, आपको डिफ्रेंसिएशन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, करेक्ट। अच्छा, अब बात आता है, हाँ, यहाँ पे हम लोग का एक केस स्टडी दिया हुआ है, ठीक है, क्या कह रहा है कि एम लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुआ था 1 अप्रैल को, इशू प्रोस्पेक्टस 2.5 लाख के लिए, ठीक है, 4 अंडर राइटर है, ए बी सी डी, ऐसा सब बिल्कुल अभी हम लोग ऊपर किए थे, ए बी सी डी, ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है 2,25,000 के लिए, ठीक है, करेक्ट, कोई फर्म अंडर राइटिंग वगैरह नहीं है इसमें। और मेरा अनमार्क्ड एप्लीकेशन को बांटना है ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में 4% के साथ, ठीक है। अच्छा, ये कैसे पता करेंगे कि हम लोग का फुल्ली सॉरी, फुल्ली अंडर राइटिंग हो रहा है या पार्शियल अंडर राइटिंग? तो देखो टोटल कितना एप्लीकेशन निकल रहा है, 2.5 लाख, इसको जोड़ो, 1,75,000, 2,50,000, यानी कि टोटल लाइबिलिटी भी कितना सौंप दी, ठीक है। अब ये और ये मैच कर रहा है, दैट मीन यहाँ पे अनमार्क्ड का ट्रीटमेंट होगा, करेक्ट। और अगर ये दोनों मैच नहीं करता, कम आता, ठीक है, अंडर राइटिंग कम आता, पार्शियल होता, कम होता, देन इन सिचुएशन में हम लोग अनमार्क्ड का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। हम्म, तो पहले तो हम लोग का मार्क्ड एप्लीकेशन है, सॉरी ग्रॉस लायबिलिटी है, फिर अपना मार्क्ड एप्लीकेशन हुआ, कोई दिक्कत नहीं आता है।
यहाँ टोटल लिख दो, लिखना है तो ठीक है। अब टोटल को कॉल कर लेना, ये दोनों मेरा क्या हो गया, ये दोनों एक्सेस हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर मार्क्ड एप्लीकेशन, लेट्स मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है, देखो कैसे पता चलेगा। 1,10,000, 45, 55, ठीक है, और 5, टोटल कितना हो गया, 1,10,000, 45, 55, 5, 2,15,000, कितना हो गया, 2,15,000, इसका इन सब का टोटल। और एप्लीकेशन आया है 2,25,000 का, यानी कि 10,000 रुपए का क्या हो गया हम लोग का अनमार्क्ड, ठीक है, अनमार्क्ड हो गया। अब ध्यान से समझना, इस 10,000 को हम लोग बांट दिए रेशियो में, क्या था, 1,75,000, 50,000, 25,000, अगर इसको हम लोग करें तो जाएगा 4:3:2:1 का रेशियो बनेगा। डिस्ट्रीब्यूट किए 10,000 को, बांटने के बाद ये दोनों सरप्लस इतना आ रहा है, करेक्ट। अब ये दोनों सरप्लस को हम लोग बी और डी में बांटेंगे, रेशियो क्या होगा, रेशियो हो जाएगा 4:3:2:1। तो इन्हीं दोनों का सरप्लस है, तो बचा क्या, 3:1 के रेशियो में बांटे, करेक्ट। सरप्लस यहाँ पे आ गया, और ये हम लोग का नेट लायबिलिटी आ गया। बात खत्म, सबसे क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो नेट लायबिलिटी आया है, ठीक है, उसमें शेयर प्राइस कितना है, टोटल अमाउंट 10, तो 10 × 0, 10 × ये 11,250, तो 1,12,500, 10 × 0 तो 0, 10 × 13,750, मतलब कि इतना इतना और पैसा इन लोग के द्वारा कंपनी को रिसीव होना चाहिए अगर लोग शेयर भिजवाता तो। अब कमीशन देना है 4%, ठीक है, करेक्ट। तो कैसे निकलेगा, इशू प्राइस इनटू ग्रॉस लायबिलिटी का 4%, तो देखो कितना था, यहाँ पे हम ग्रॉस लायबिलिटी लिख रहे हैं एक बार के लिए, 1,75,000, ठीक है, और 50,000 और 25,000। अब एक एक करके समझो कैसे निकलेगा। इशू प्राइस कितना था, 1,00,000 इंटू 10, ठीक है, 10 लाख का 4%, 10 लाख का 4%, 40,000, 75,000 इंटू 10, ठीक है, 7.5 लाख का 4%, 3,000, 50,000 इंटू 10, इशू प्राइस 10 है ना, 10 इंटू 4%, 20,000, 25,000 का इंटू 10 इंटू 4%, 10,000 आ गया अमाउंट पेबल। और इससे इसको माइनस करो, ये निगेटिव में आ रहा है, इससे इसको माइनस करो निगेटिव में, यानी कि इन लोग को इतना अमाउंट पे करना है, ठीक है, अमाउंट पेबल ब्रैकेट में आएगा, और उन लोग से उल्टा हम लोग को पैसा लेना है, करेक्ट। इन दोनों से हम लोग को, क्योंकि तुम्हारे थ्रू मेरे को और इतना एप्लीकेशन बिकना चाहिए था, शेयर्स बिकना चाहिए था, और बिकने के बाद तब तुमको 30,000 10,000 का कमीशन मिलता, लेकिन तुम लोग तो पूरा बेचे ही नहीं, तुम लोग उल्टा और इतना पैसा मेरे को अरेंज करके दो, तो ये हो गया अमाउंट रिसीवेबल, करेक्ट। जनरल एंट्री क्या होगा, बी अकाउंट डेबिट, डी अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल 2.5 लाख, करेक्ट, 1,12,500, 1,37,500, क्योंकि ये शेयर्स बिका नहीं है, नेट लाइबिलिटी है, तो बी और डी को अपना लाइबिलिटी उठाना पड़ेगा। फिर इन लोगों को कमीशन मिला है 40, 30, 20, 10, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू ए बी सी डी, ये जनरल एंट्री है। अब बैंक से किसको किसको पैसा जाएगा, इस बैंक में किस कौन कौन पैसा देगा, बी और डी देगा, क्यों देगा भैया, क्योंकि उन लोग को बी को इतना देना था और उसका कमीशन का इतना बन रहा था, डी को इतना देना था और उसका कमीशन का इतना बन रहा था, तो ये दोनों अपना अपना पैसा देगा, करेक्ट। और ए और सी को उन लोग का कमीशन चुपचाप मिल जाएगा, ठीक है, पूरा अंडर राइटिंग हम लोग का कंप्लीट है।